इसलिए इस जाटव को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी और फिर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया। यहाँ विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जब आवाज उठाई तो मुकदमा दर्ज हुआ। निवाई के साजिया गांव में 15 वर्ष की दलित बच्ची के साथ में बलात्कार किया गया। अलवर में दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया। बीकानेर के बेलासर गांव में दलित दूल्हे की घोड़ी चढ़ने से रोका गया। तो बहुत सारी घटनाएं, मैं एक एक घटना का उल्लेख नहीं करूंगी। महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा कर सत्ता में आई ये सरकार शासन में महिला अपराध और दुष्कर्म की घटनाएं देश में काला अध्याय रच रही हैं और दुष्कर्म और महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 है। सुन लीजिए, ये राजस्थान नंबर 1 नहीं था पहले। आप देखिए, आप अपना जवाब दे दीजिए, आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करिए, मुझे ऐसे मुंह से मत बोलिएगा। हाँ, और माननीय सभापति महोदय, दलित अत्याचार में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। दलित अत्याचार में राजस्थान दूसरे नंबर पर, बच्चों पर अपराध में राजस्थान चौथे नंबर पर और आदिवासियों पर अत्याचार में प्रदेश दूसरे नंबर पर है। तो कोई भी श्रेणी नहीं बची है। करौली के बुकना गांव में पुजारी को जिंदा जलाकर मार दिया, ये तो सच है ना। थानागाजी, सरदारशहर, टोंक, बारा और अजमेर सहित प्रत्येक जिले में दुष्कर्म की घटनाएं जो है रजिस्टर्ड है और आप उसको आंकड़ों को उठा करके देख सकते हैं। अलवर में डीप फ्रीजर में जलाकर सेल्समैन की हत्या कर दी, ये तो सही है ना, ये तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बजरी माफियाओं की लूट में पुलिस की भागीदारी है, पुलिस की हिस्सेदारी है, क्योंकि पुलिस तो पूरी तरह से भ्रष्ट तंत्र हो गया। मुख्यमंत्री जी के हाथ से निकल चुका है ये पूरा पुलिस प्रशासन। हाँ, खुद भी शामिल होंगे शायद, इसीलिए ऐसा हो रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप में कलेक्टर 12 का तो रिकॉर्ड हमारे पास है। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बताया, मनीष अग्रवाल जो दौसा के कलेक्टर है, दौसा के एसपी है, उनका तो बड़ा कवरेज अखबारों में मिल रहा है। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, आप देखिए कि पूरे प्रदेश में अपराध पहले नंबर पर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो आपस में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी आपस में लड़ रहे हैं, विधायक और अधिकारी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और उसका ये दुष्परिणाम है कि राजस्थान यहाँ आकर के टिका है। इस कोरोना के संक्रमण काल में आपने ऐसा दृश्य इस पूरे प्रदेश का खड़ा किया है। माननीय सभापति महोदय, ये तो मैंने कुछ चीज़ें जो अपराध के बारे में जो आंकड़े हैं वो मैंने बताई है, मैंने घटनाएं भी आपको बताई हैं। आप देखिए, थानागाजी की घटना तो पूरे प्रदेश को ही मालूम है, और वीडियो वायरल होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं कराना, ये तो मुख्यमंत्री जी के ही आदेश थे ना। फिर क्या हुआ बाद में, क्या करना पड़ा आपको? इसलिए इस जाटव को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी और फिर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया। यहाँ विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जब आवाज उठाई तो मुकदमा दर्ज हुआ। निवाई के साजिया गाँव में 15 वर्ष की दलित बच्ची के साथ में बलात्कार किया गया। अलवर में दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया। बीकानेर के बेलासर गांव में दलित दूल्हे की घोड़ी चढ़ने से रोका गया। तो बहुत सारी घटनाएं, मैं एक एक घटना का उल्लेख नहीं करूंगी, परंतु मैं बताना चाहती हूं कि ये प्रदेश की अपराध के स्थिति में, अपराध में कहां स्थिति पर यह प्रदेश पहुंच गया। माननीय सभापति महोदय, आप कोरोना के काल की बात कर रहे थे, मैं वापस कोरोना पर आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी चीजें कही कि हम 40,000 का इंजेक्शन फ्री में लगाएंगे, हम प्लाज्मा थेरेपी देंगे, लेकिन माननीय सभापति महोदय 40,000 के इंजेक्शन लोगों को लगाए गए, ये है विषय, है ना? नहीं, आपको मैंने बोलने के लिए नहीं बोला है। आपको चिकित्सा मंत्री जवाब दे देंगे ना, चिकित्सा मंत्री जवाब दे देंगे ना, आपको बोलने के लिए नहीं बोला है। आपने सिर्फ दिखाने के लिए घोषणा करी, पर आपने किया नहीं। और इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि जो पंजीकृत श्रमिक हैं, उन पंजीकृत श्रमिकों के खाते में 3,500 हजार रुपए डाले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बहुत दुख के साथ में कहती हूँ, ये सिस्टम आप बिगाड़ के जा रहे हो और ये सिस्टम फिर बाद में संभले से भी नहीं संभलेगा। मैं इसलिए कह रही हूँ, जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनके अकाउंट में 3,500 रुपए डालने थे। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने क्या किया, जो पंजीकृत श्रमिक सपोज करो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे अजमेर जिले में है, उनमें से लगभग 2,500 ऐसे पंजीकृत श्रमिक थे जिनको आज तक भी पैसा नहीं डाला है। क्योंकि अजमेर से विधायक अनीता पटेल आती है, अजमेर से विधायक देवनानी जी आते हैं, ये बीजेपी के, इसलिए यहाँ और चूंकि आपका मसूदा में कांग्रेस से विधायक आते हैं, इसलिए वो पंजीकृत नहीं है। मैंने सवाल लगाया, मेरे को सवाल का जवाब मिलना चाहिए विधानसभा में। जो पंजीकृत श्रमिक नहीं है माननीय सभापति महोदय, उनको भी 3,500 हजार रुपए, चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं, चूंकि कांग्रेस के पदाधिकारी कह रहे हैं, इसलिए उनको दे दीजिए, लेकिन जो पंजीकृत श्रमिक है उनको मत दीजिए। ऐसा आपने भ्रष्ट तंत्र को अपनाया और वो रिकॉर्डेड है। ये छोड़ने वाली, ये आपको पीछा करेगी, मैं आपको बता देती हूँ। और इसी तरह माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस डीएमएफटी फंड की बात कर रहे थे, आप किस तरह से भेदभाव करते हो।
मुझे तो गजब ताजुब होता है, बाप रे, ऐसे भी कोई कर सकता है क्या? पर हमने तो कभी किया नहीं, इसलिए हमें मालूम नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। ये लोग करते हैं इसलिए इनको बहुत अच्छे से आदत है, 70 साल राज किया है ना, तो इसी आधार पर तो राज किया है, नहीं तो कैसे राज करते। इसलिए माननीय सभापति महोदय निवेदन करती हूँ, देखो मैं बताती हूँ, डीएमएफटी फंड के बारे में बताती हूँ, माननीय सदस्य आप भी सुनिएगा। माननीय सभापति महोदय, कोरोना काल में डीएमएफटी की बैठक हुई। पहले तो बीजेपी के विधायकों को नहीं बुलाया गया, फिर हमने जब जोड़ बुलाया तो किया क्या, आप देखिए। डीएमएफटी फंड में 1 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि में से, सुनना आप, ऑन रिकॉर्डेड प्रोसीडिंग है मेरे पास, मिनट्स हैं, 1 करोड़ 8 लाख की राशि में से, हाँ सॉरी, मैं आपको संबोधित करती हूँ। आप देखिए, 1 करोड़ 8 लाख की राशि में 1 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ 8 लाख की राशि में से 1 करोड़ 2 लाख सिर्फ केकड़ी राजकीय अस्पताल को जारी किए, ठीक है ना। 2 लाख ये, जबकि पीएमओ ब्यावर द्वारा फोटो और वीडियो लेजर स्काइबर मशीन के लिए एंडोस्कोपी में काम आती है, उसके लिए डिमांड की थी। पीपीई किट और मास्क और अन्य उपकरण उनके द्वारा मांगे गए थे। इसी प्रकार पीएमओ किशनगढ़ और नसीराबाद द्वारा वेंटिलेटर सहित अन्य उपकरणों की भी मांग की गई थी। संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल जो जैलन हॉस्पिटल है, उसमें वहीं पर मरीजों का इलाज हो रहा था, लेकिन ना तो पीपीई किट दिए गए, ना कोई राशि दी गई, ना वेंटिलेटर दिए गए। तो 1 करोड़ 8 लाख में से 1 करोड़ 2 लाख सिर्फ और सिर्फ केकड़ी को दिया गया। तो ये पारदर्शिता है आपकी कि डीएमएफटी फंड में से आप कैसे देंगे और किसको देंगे। आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या कुकर्म किया है, और भगवान आपको माफ करने वाला नहीं है। मेरे मन से तो बहुत बददुआएं निकलती है ऐसे लोगों को जो इस तरह से करता है। और माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करती हूँ, देखिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी जो है ना, इस तरह से ठप कर दी प्रशासनिक मशीनरी। आपने बीएलएस का सर्वे कराने की बात की थी कि बीएलएस का सर्वे कराएंगे, लेकिन बीएलएस ने जो सर्वे किया ना माननीय सभापति महोदय, वो ऐसे लोगों का सर्वे किया जो पात्र ही नहीं थे। तो जो पात्र नहीं थे उनका सर्वे कर लिया, जो पात्र थे उनका सर्वे नहीं किया। तो जो सरकार की जो इंप्रेशन गया, जो छवि गई है, वो सरकार का इंप्रेशन बहुत अच्छा नहीं गया है, बहुत बुरा गया है। इसकी चिंता आपको करनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं बिजली पर आना चाहूंगी अब। बिजली, हाँ बिल्कुल तारीफ करें ना, वो तो जनता बताएगी तारीफ, तो हमारे और तुम्हारी तारीफ करने से कुछ नहीं होने वाला। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि ये लॉकडाउन जब हुआ और कोरोना महामारी से जब हजारों लोग श्रमिक काम से छूट गए, उनको काम नहीं मिला, उन्होंने और आर्थिक गतिविधियां जब पटरी पर नहीं आई, ऐसी स्थिति में वो लोग अपेक्षा कर रहे थे कि हमारा 3 महीने का बिल जो है, बिजली का बिल, वो माफ़ होना चाहिए। लेकिन 3 महीने का बिजली का बिल माफ़ होने की बजाय आपने किया क्या? स्थायी शुल्क, फ्यूल चार्ज, बिजली की दरों में बढ़ोतरी की। और जो लोग ये सोच रहे थे कि सरकार की तरफ से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सरकार की तरफ से राहत मिलना तो दूर, और वो मुसीबत में पड़ गए। जो एक आम व्यक्ति होता है, एक आम जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, वो महीने में 5 से 10 हज़ार रुपये ही कमाता है, इससे ज़्यादा नहीं कमाता। आप कल्पना करिए कि 8 हज़ार से 12 हज़ार रुपये तक उसको बिजली का बिल चुकाना पड़ा। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, देखो 35 यूनिट विद्युत उपभोग हुआ एक दुकानदार का। लॉकडाउन में माननीय सभापति महोदय दुकान थी, वो दुकान बंद रही, लॉकडाउन में खुली नहीं, तो उसका विद्युत उपभोग जो हुआ, जो मीटर चलता ही है, हवा से ही चलता है आज का तो मीटर, 35 यूनिट उसका उपभोग हुआ। उस 35 यूनिट उपभोग का चार्ज कितना, अब आपको मैं बताती हूँ। इसका खर्च जो है वो 264 रुपये 25 रुपये आया, परंतु इसका स्थायी शुल्क जो उपभोग से 3 गुना था, वो 720 रुपये माननीय सभापति महोदय। और इसके अलावा जो अन्य विद्युत शुल्क उपभोग के नाम पे 14 रुपये, जल उपभोग उपकर के नाम पर 3.5 रुपये, नगरीय उपकर माननीय सभापति महोदय, हमारे शहर में नगरीय उपकर लगाए क्योंकि स्ट्रीट लाइटें इस उपकर से जो पैसा आता है उसका भुगतान करते हैं स्ट्रीट लाइटों का। तो नगरीय उपकर 5 रुपये 25 पैसे, और 35 यूनिट उपयोग का कुल बिल आया इस तरह से 1,707 रुपये, 1,007 रुपये सिर्फ 35 यूनिट का ये बिल है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो दुकान बंद रही है, उस दुकान के बंद होने के बावजूद भी उसको 1,000 रुपये बिजली का बिल चुकाना पड़ रहा है। अब ऐसी स्थिति में वो बिजली का बिल चुकाएगा कि अपने बच्चों को पालेगा, कि उस स्कूल की फीस जमा कराएगा, क्या क्या कराएगा। स्कूल वाले भी अब चालू हो गए कि आपको 1 साल की स्कूल की फीस देनी है। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन सरकार के ध्यान में मैं एक विषय लाना चाहूँगी। ये बार बार कहा जा रहा है कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं,
हम बिजली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, अच्छी बात है। और बिजली के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि सौर ऊर्जा हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में, और केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत सब यूनिट्स पर, जो इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज पर चूंकि सौर ऊर्जा के यूनिट्स लगाए गए हैं तो हमारा यहाँ उत्पादन अधिक हो रहा है। लेकिन नेट मीटरिंग का जो प्रोसेस, जो नई पॉलिसी ला रहे हैं आप सौर ऊर्जा में, उसमें नेट मीटरिंग में आपने उद्योग धंधों को माइनस कर दिया है। उस उद्योग धंधों के माइनस करने से वो जो उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, परेशान हैं। और इससे अक्षय ऊर्जा निगम जो है उन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराई है कि आप ये पॉलिसी आप नहीं लाएं, ये पॉलिसी लाएंगे तो ये हतोत्साहन होगा। जो ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, जो ऊर्जा बना रहे हैं, जो यूनिट्स ऊर्जा बना रही हैं, वो हतोत्साहित होंगे और फिर ऊर्जा नहीं बनेगी। तो आप जो आत्मनिर्भरता की बात करें, धीरे धीरे पीछे हट जाएंगे। तो ये बहुत घातक कदम होगा, इसलिए सरकार को बहुत मन से, बहुत दिमाग से, बहुत स्टडी करके इसको सोचना चाहिए, इसको सोचना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह है कि ये जो आप पॉलिसी ला रहे हैं ना, इस पॉलिसी पर आप थोड़ा जोर देकर के ध्यान करेंगे तो मेरे को लगता है कि आप ठीक प्रकार से काम कर पाएंगे। हाँ, एक माननीय सभापति महोदय, ये मेरे पास कुछ भर्ती की कटिंगें हैं। आप ये देखिए, सरकार ने ये कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। अब युवाओं को रोजगार देंगे, अच्छी बात है, हर सरकार को रोजगार उपलब्ध कराना ही चाहिए। लेकिन आपने किया क्या? आपने क्या किया? आपने तो सिर्फ रोजगार देने की बजाय, है ना, वो विवादों में चली गई। पटवार भर्ती 3 बार कैंसिल हो गई है, 3 बार। और कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा, माननीय सभापति महोदय, भर्ती होने के बाद में पेपर लीक होता है और वो जो परीक्षार्थी जो परीक्षा देते हैं वो मायूस होकर के वापस तैयारी कर रहे हैं। गजब कर दिया भाई, आपने गजब कर दिया। राजस्थान में कभी भी पिछले 5 सालों में बीजेपी की जब सरकार रही वसूली, तब एक भी बार भर्ती परीक्षा आउट नहीं हुई। पटवारी की पहले भी भर्ती हुई थी, एक भी ट्रांसपेरेंसी के तहत कि कानों कान खबर नहीं लगा कि पेपर कौन सा है। और वो अधिकारी जी तो रिटायर हो गए, उनका नाम मैं अब ले सकती हूँ, वो सरकार में नहीं है। दीपक उत्प्रेती जी थे उस समय यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, और उन्होंने वो भर्ती कराई थी माननीय सभापति महोदय, इतनी बड़ी भर्ती, लेकिन एक आरोप किसी पर नहीं लगा और पूरे के पूरे लोगों को पदस्थापित किया गया। पटवारियों के इतने पद खाली है, तहसीलदारों के, नायब तहसीलदारों के प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पटवारी के पोस्ट खाली है तो नायब तहसीलदार पर नहीं होगा, नायब तहसीलदार नहीं होगा तब तहसीलदार नहीं होगा। तो यदि हम ये सिस्टम, तो निश्चित रूप से ये पटवारी भी हमको मिलेंगे और हमें जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार है वो भी हमको मिल जाएंगे। तो सिस्टम को, रेवेन्यू को जनरेट करने में, रेवेन्यू में काम करने में आपको सुविधा होगी। इतना मेरा निवेदन है। समाप्त करें माननीय सदस्य। हाँ, मैं समाप्त करूंगी माननीय सभापति महोदय। मैं वो तो मेरे हाथ में नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय जितने भी सदस्य बोले उन्होंने कृषि बिलों के बारे में बोला, है ना, और बहुत अनर्गल वार्तालाप किया, बिना तथ्यों के बात रखी। लेकिन मैं कुछ चर्चा आपके सामने करना चाहती हूँ। अब जब आप ये बार बार कह रहे हैं कि ये बिना बात के कर दिया आपने, ऐसे कैसे कर दिया, है ना, तो मैं आपको 2-3 चीजें सिर्फ बताना चाहती हूँ कि आपने किया क्या है और हमने क्या। सहयोग करें प्लीज। हाँ बिल्कुल, ये लास्ट पॉइंट है मेरा, कृषि वाला सिर्फ, इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं बोलने वाली। ये नीति अपनाते हैं ना, उस पर मुझे थोड़ा सा आपत्ति है। आप ये देखिए, ये मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार में जो पार्टियां शामिल थी उन्होंने समर्थन दिया था इन बिलों का, और रिकॉर्डेड है, मीटिंग्स का मिनट्स है। उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, लेफ्ट और टीएमसी, कई राजनीतिक दल थे जिन्होंने 4 दिसंबर 2012 को कपिल सिब्बल जी ने संसद में एपीएमसी में बदलाव करने, निजी बाजार कृषि में खोलने और यूपीए की केंद्र सरकार ने इसमें समर्थन किया। ये 4 दिसंबर में आपको बता रही हूं। इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी के साथ जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने जो विरोध करने, भ्रमित करने की कोशिश करी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 2019 के घोषणा पत्र में इस विधेयक को सरकार आने पर लागू करने की बात कही है, जिससे यह कहा गया है कि कांग्रेस
एपीएमसी को निरस्त कर देगी। देखिए, जिसमें घोषणा पत्र में आपने लिखा है कि कांग्रेस एपीएमसी को निरस्त कर देगी, कृषि उत्पादों में व्यापार की व्यवस्था करेगी और निर्यात अंतर्राज्यीय व्यापार भी शामिल है इसके अंदर। माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहती हूँ। ये कांग्रेस के अपने घोषणा पत्र के पेज नंबर 18 पर उन्होंने ये वादा किया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, मैं तीनों बिलों के बारे में बोल रही हूँ, आपने जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है, आवश्यक वस्तु अधिनियम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म कर उसकी जगह नया कानून लाएगी। 27 दिसंबर 2013 को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी। और माननीय सभापति, मैं आपको सहयोग कर रही हूँ, बस। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।